An open knife edge of mass m is dropped from a height h on a wooden floor. If the blade penetrates up to a depth d into the wood, the average resistance offered by wood to the knife edge is. ठीक है, एक नाइफ है, उसको ऊपर से गिराया गया है और वुड में कितना पेनिट्रेट कर जा रही है, वो डी पेनिट्रेट कर जा रही है। बिल्कुल ऐसा एक और क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है, सैंड। जैसा नाइफ और वुड का है वैसे ही बॉल और सैंड का होता है। एक बॉल है, एम मास की बॉल है, उसको मान लिया एच हाइट से गिराया गया है और वो सैंड में डी डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर जाती है रुकने से पहले। तो एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सैंड वो आपसे पूछा जाता है। तो ये और वो सेम क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये सैंड में या वुड में एंटर कर जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, और इनिशियली रेस्ट से गिराया गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। अब वर्क सिर्फ यहाँ पे दो फोर्स कर रहे होंगे, एक तो एम वर्क करेगा और वो जो रेजिस्टेंस होगा वुड का या फिर सैंड का, वो रेजिस्टेंस जो होगा, फ्रिक्शन कह सकता हूँ मैं उसको, वो वर्क करेगा। एम का वर्क कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है एच प्लस डी, ये एम का वर्डन हो जाएगा। और एफ का वर्डन होगा माइनस एफ डी। माइनस एफ डी इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये यहाँ गिर रहा होगा तब तो एफ लगेगा नहीं, एफ सिर्फ लगेगा जब वो सैंड में अंदर घुस रहा होगा या वुड में अंदर घुस रहा होगा। और एफ लग रहा होगा ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, तो उसका वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस एफ डी। माइनस एफ डी इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ से एफ चाहिए, तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी एम जी एच प्लस डी अपॉन डी। सो इट इज एम जी टाइम्स 1 plus h upon d. So your answer is A part. If force acting on a body moving along x-axis varies with the position of the particle as shown in a figure. ये आपको पोजीशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ दिया, ये वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे पोजीशन है। x1 पोजीशन वो है जहाँ पे फोर्स जीरो है, और x2 पोजीशन वो है वहाँ पे फोर्स जीरो है। x2 और x1 के बीच में फोर्स पॉजिटिव है, और x1 से पहले भी फोर्स नेगेटिव है, और x2 के बाद भी फोर्स नेगेटिव है। अब आपसे पूछ रहे हैं द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट, किस पोजीशन पे बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो। फोर्स जब जीरो होता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम तो कई तरह के होते हैं, स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो हमें तो स्टेबल चेक करना है। तो तरीका ये है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है यहाँ रेस्ट में है, इस पर फोर्स जीरो है, तो ये स्टेबल है अनस्टेबल इस बात पर डिपेंड करेगा कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिया तो इस पर लगने वाला फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, और अगर मैंने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया तो इस पर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल तब होगा, मान लिया इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स इस पर जीरो है। अभी अनस्टेबल कब होगा, अगर मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया और फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग गया, तो ये वापस लौट के नहीं आएगा, ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और अगर मैंने इसको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया और फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो अभी इसको वापस नहीं लेके आएगा, उधर मूव करा देगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम बनेगा आपका, अनस्टेबल। ठीक, अब जरा यहाँ चेक करते हैं कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। देखिए, जैसे पहले इक्विलिब्रियम की हम बात करें x1 की, ठीक है, x1 की बात कर रहा हूँ, ढंग से समझना। x1 पे तो फोर्स जीरो है। अब मान लिया मैंने x1 से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया इधर, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो भी तो पॉजिटिव हो गया है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स भी पॉजिटिव हो गया, तो ये तो भागा के ले जाएगा, इसको लौटा के कहाँ लेके आएगा। अगर मैंने इससे निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया तो इस पोजीशन पे फोर्स भी नेगेटिव है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स उसको खींच के ले जाएगा, उसी डायरेक्शन में चला के ले जाएगा, वापस लौटा के नहीं आएगा। तो जो x1 है ये कैसी हुई आपकी, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब जरा x2 की बात करते हैं। x2 समझिए, जब x2 से मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया तब फोर्स वहाँ नेगेटिव आ गया, बढ़िया है, वापस लौटा के लाएगा। और x2 से जब नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया तब फोर्स वहाँ पॉजिटिव है, तो ये भी वापस लेके आएगा। इसका मतलब x2 जो पोजीशन होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, x1 नहीं, आंसर बनेगा x2। स्टेबल पूछिए तो x2 आंसर बनेगा। हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10⁻⁷ किलोवाट।
उसकी जो पावर दी है वो दी है 10⁻7 किलोवाट, यानी 10⁻7 इंटू 1000 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक दिन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ये 10⁻7 और 10 मिलकर ही हो जाएगा 10⁻10, ये तो एक सेकेंड में। और एक दिन में पूछा जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इंटू 24 आवर, इतने जूल एनर्जी चाहिए होगी। और ये जूल एनर्जी आएगी कहाँ से, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, mc²। तो आपको तो मास पूछा गया है, तो ये मास आपका आ जाएगा 10⁻10 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 अपॉन c²। तो c जो होता है वो 3 इंटू 10⁻8 होता है, तो c² हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। तो इतने kg मास जो है वो आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पर डे उस पावर प्लांट को चलाने के लिए। बट ये आंसर केजी में है। अगर आपको ग्राम्स में करना है तो ऐसा करो, इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आंसर जो आएगा ग्राम्स में। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है, काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिंपल सा एक आंसर मिल जाएगा आपको। A block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta। आराम से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। थीटा एंगल पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड हैज ए डिस्प्लेसमेंट डी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ब्लॉक ट्रेवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है डी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू। तो वर्क डन पूछना, वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ढंग से समझना है इसको, तो इसका मतलब इधर जो लगने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, ये एग्जैक्टली फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, नीचे की तरफ वो वेट लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। तो चलो बैलेंसिंग कर लेते हैं। सबसे पहली बात, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बैलेंस कराएं तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है, एक तो है एफ साइन थीटा और एक है नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों मिलकर डाउनवर्ड फोर्स mg को क्या करेंगे, बैलेंस। तो यहाँ से आप निकालोगे नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल में अगर बैलेंस कराएं तो ये जो एफ कॉस थीटा होगा ये फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, और फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन, और एन की वैल्यू है mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से हम f फाइंड कर लेंगे म्यू mg और थीटा के टर्म्स में। तो f अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इस तरफ आपका बच रहा है म्यू mg के बराबर। तो यहाँ से f आपने फाइंड कर लिया, कितना हो जाएगा mg और म्यू mg और थीटा के टर्म्स में म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्योंकि आंसर में f नहीं है तो इसे हमें ये कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और थीटा एंगल पे हमने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, d। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन आएगा एफ डी कॉस थीटा। f की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा म्यू mg डी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो योर आंसर इज I think B पार्ट। क्लियर। अगर F में आंसर दिया होता तो सीधे आंसर हो जाता F cos थीटा इंटू डी, बट F में आंसर दिया नहीं, तो सबसे पहला टास्क था हमको F को फाइंड करना था, म्यू mg थीटा इन सब के टर्म्स में। If v is the instantaneous velocity of a body dropped from the top of a tower when it is located at a height h, जब वो h हाइट पे होता है तो उस मोमेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है। तो ये पूछ रहे कौन सा रिलेशन कांस्टेंट रहेगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। जब वो h हाइट पे है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, और उसी h हाइट पे उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये बनेगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, तो ये बनेगी कांस्टेंट। तो चाहो आप मास कांस्टेंट होता तो मास को इधर भेज सकते हो, तो ये आपका आंसर बनेगा gh प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ये जो टर्म होगा ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास है ये, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स टॉप।
इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5 एंड लेंथ ऑफ द प्लेन इज 2 मीटर। ठीक है, 60 डिग्री पे वो रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल कितना दिया है आपको, 60 डिग्री, और एक ब्लॉक है एम मास का, चलो थीटा वीटा के टर्म्स में कर लेते हैं, बाद में वैल्यू डाल देना आप। एम मास का ब्लॉक है और ये कितना स्लाइड करके आ रहा है, म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और कितना स्लाइड करके आ रहा है, तो डी डिस्टेंस स्लाइड करके आ रहा है। तो फ्रिक्शन, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। तो पहले मैं निकालता हूँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और फिर उस पर माइनस लगा देंगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ आर इंटू डी, क्योंकि जा रहा है नीचे और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा प्लस एफ आर इंटू डी। सारी वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, डी आपको पता ही है, सारी वैल्यू डालोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ए प्रोटॉन इज केप्ट एट रेस्ट, प्रोटॉन जो है वो रेस्ट में है। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस डी इन इट्स फील्ड। ठीक है, ढंग से समझना क्या है। एक प्रोटॉन है जो कि रेस्ट में, केप्ट एट रेस्ट यानी फिक्स्ड है वो, उस पर चार्ज कितना होगा, प्लस ही। और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि डी डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे है, और उसको रेस्ट से रिलीज किया गया है। ठीक है, प्लस क्यू मान लिया चार्ज है, उसको भी रेस्ट से हमने क्या किया, रिलीज किया। अब दो एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो खुद एक प्रोटॉन है, और दूसरे केस में एक पॉजिट्रॉन है, यानी दोनों प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज सेम होता है, बट एक का मास बहुत ही कम होगा। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, जो कि प्रोटॉन का 1836 टाइम्स कम होता है, यानी बहुत ही कम होता है। तो एक का मास, एक केस में प्रोटॉन है तो मास m मान लेता हूँ, और एक केस में वो पॉजिट्रॉन है तो चार्ज तो वही रहेगा प्लस क्यू, बट उसका जो मास होगा वो m अपॉन 1836 टाइम्स हो जाएगा, इतना कम होगा उसका मास। ठीक ठीक। और कह रहे हैं कि इन द सेम टाइम टी सेम टाइम में वर्क डन पूछ रहे हैं किस पे ज़्यादा होगा किस पे कम होगा। ठीक है, तो आराम से समझना, रिपल्शन का फोर्स तो दोनों पे सेम लगेगा, फोर्स सेम लगेगा, बट इसका मास बहुत कम है तो इसका एसिलेशन बहुत ज़्यादा होगा, एसिलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उतनी टाइम में ये बहुत दूर चला जाएगा, और बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका बहुत ज़्यादा होगा तो इसका वर्क डन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो किस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, पॉजिट्रॉन के केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक, तो अब आंसर बनेगा मोर इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है, लेस वाला तो बनेगा नहीं, सेम वाला भी नहीं बनेगा, सेम दो आंसर तो सेम के, वो तो बनेगा नहीं। तो मोर इन केस ऑफ पॉजिट्रॉन एज पॉजिट्रॉन मूव्स अवे लार्जर डिस्टेंस, सो योर आंसर इज सी पार्ट। टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, वन ग्रेजुअल एंड अनदर वन इज स्टीप। ठीक, ए पॉइंट पे दो ट्रैक हैं फ्रिक्शनलेस ट्रैक, एक थोड़ा ग्रेजुअल है थीटा 1 एंगल पे, और एक थोड़ा स्टीप है, इसका एंगल थीटा 2 है, थीटा 2 का एंगल ज़्यादा है। फ्रॉम वेयर टू स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट, दो स्टोन जो है वो वहाँ से हमने, फ्रिक्शनलेस ट्रैक हैं, स्मूथ ट्रैक हैं, दो स्टोन हमने वहाँ से भेजे हैं। तो टाइम वगैरह पूछ रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं, तो टाइम ऑब्वियसली पहले वाले में ज़्यादा लग जाएगा। क्यों ज़्यादा लगेगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि एक तो इसका एसिलेशन कम होगा, दूसरा इसको डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करनी है तो इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और इसको टाइम कम लगेगा। ठीक, ये जल्दी पहुंच जाएगा, स्टीप है ये बहुत जल्दी पहुंचेगा, ये कम स्टीप है ये आराम से गिरेगा, तो टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को टाइम कम लगेगा। लेकिन फाइनल स्पीड दोनों की सेम होगी, क्योंकि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो फाइनल स्पीड भी दोनों की क्या होगी, सेम। तो जो आंसर बनने वाला है इसमें, टाइम पहले वाले को ज़्यादा लगेगा। बोथ द स्टोन्स रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड, सही कह रहे हैं, एंड स्टोन 1 रीचेज द बॉटम अर्लियर, गलत, स्टोन 2 रीचेज द बॉटम अर्लियर, तो आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। बोथ द स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड एंड स्टोन 2 रीचेज द बॉटम अर्लियर, उसकी स्लोप ज़्यादा है, स्टीप है, वो जल्दी गिरेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था आपको।
इसमें कह रहे हैं कि एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया एक पार्टिकल के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ है। और फोर्स कांस्टेंट ऑसिलेटर का आपको दिया है, के बारे में दिया है, के आपका 0.5 है, ग्राफ आपको दिया ही है। और टोटल एनर्जी जो पार्टिकल है वो -xm से +xm तक ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, ठीक। V and K आर द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू +xm। तो कौन सा करेक्ट होगा वो आपसे पूछा है। तो xm जो है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। xm जो है वो उसकी कैसी पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी हो जाएगी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन है, और जो टोटल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें, बी पार्ट। अगर पूछा होता इस पोजीशन पे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती और सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के पास होती। तो यहाँ पे होता आपका पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाती जीरो, और सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वही क्या बनती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी बनती है। क्लियर।